गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड का व्याकरण का फर्स्ट वीडियो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, भाषा और व्याकरण, जिसमें अपनी भाषा और व्याकरण हमारी क्या सहायता करता है हमने वो पढ़ा था। भाषा है जो हमें बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है, जो हम अपने मन के विचार एक दूसरे को प्रकट करते हैं वो भाषा है। और उस भाषा को शुद्ध रूप, सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना व्याकरण सिखाता है। अब आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर 2 में पार्ट 2 में पढ़ेंगे लिपि और वर्णमाला। आई थिंक वर्णमाला तो हम KG 1 से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी में भी ओरल पढ़ते थे, फिर हमने रिटन शुरू करी। तो वर्णमाला तो सभी को पता है, अ से ज्ञ तक जो हमारे सारे वर्ण है वही सही रूप में मिलकर सही क्रम में जोड़कर हमारी वर्णमाला बने। अब आपको लिपि, ये आपके लिए नया है क्लास थर्ड में, ठीक है। भाषा याद रखेंगे कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, अपने मन के विचार प्रकट कर रहे हैं, वो हमारी भाषा। उसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने की जानकारी देने वाला व्याकरण। अब हमारी बुक किस तरीके से लिखी है, किस भाषा में लिखी है, उस भाषा की जो स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको लिपि बोलते हैं, स्क्रिप्ट कहलाती है। अब लिपि मतलब उसको लिखने का ढंग। आज मैं जितना भी बोल रही हूँ मैं उसे लिख भी सकती हूँ कि मैंने आज क्लास थर्ड को ये पढ़ा है, ये मुझे नोट डाउन करना पड़ता है, नोट डाउन करती हूँ। तो ये मैं जिस विधि में लिख रही हूँ, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ, वही मेरी लिपि है, ठीक है। फिर हिंदी के अलावा आप अंग्रेजी शब्द सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, इंग्लिश। तो इंग्लिश की लिपि रोमन है, वो जिसमें आपके अल्फाबेट आते हैं, अल्फाबेट से वो बनता है। उसी तरह ठीक हमारा वैसी हमारी हिंदी है। हमारे वर्णमाला, सही वर्णमाला बनी, हमने वर्णमाला का ज्ञान किया, फिर वर्णमाला को सही क्रम में वर्ण जोड़ के हमने शब्द बनाए, तो वो हमारी वर्णमाला है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। सिंपल तरीके की जो आपकी डेफिनेशन है वो ये बनेगी कि भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब आपको भाषा में बार बार रिपीट कर रही हूँ, भाषा आपको याद होना चाहिए। भाषा क्या? हमारे मन के विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है ना। आज मैं भाषा के माध्यम से आपको पढ़ा पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, उसको शुद्ध रूप से सिखाने वाला व्याकरण। और अब भाषा लिखने की विधि, आप अपनी बुक ले लो या आप जो कॉपी में लिखते हो या जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो मैंने लिपि के माध्यम से लिखा, जिसे आप स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो। अब हिंदी, हमारी हिंदी भाषा, मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, हिंदी मदर लैंग्वेज, तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी, और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा, ठीक है। अब इसके बाद हमने वर्णमाला में पहले वर्ण का जिक्र होगा। माला तो आपको सबको पता है, जैसे मोतियों में पिरो के माला बनती है, फूलों को पिरो के माला बनती है। तो वर्णों को एक क्रम में जो पिरो के माला बनी उसी को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि भी बोल सकते हैं और इकाई भी बोल सकते हैं। छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, मतलब इसके और अधिक आप उसको ब्रेक करके अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे आप ले लो अ ले लो, क ले लो, ये वर्ण है आपके। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है या कहलाती है, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे अ के बाद आ के बाद ई के बाद उ, है ना, तो वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। अब वर्णों के दो भेद होते हैं, आपने पढ़े हैं, 1 में भी पढ़े, 2 में भी पढ़े, 3 में भी पढ़े, फिर से रिपीट कर रहे, स्वर और व्यंजन। स्वर है आपके अ से अह तक जो हम लिखते हैं, पर अ और अह नहीं आता है, वो अयोग में आता है। और व्यंजन हमारे क से ज्ञ तक, वो 33 होंगे, 33, और स्वर हमारे होते हैं 11, जिसको मैं आगे के वीडियो में आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। कंटिन्यू करेंगे हमने वर्ण पढ़े। वर्ण में, वर्णमाला में 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, जो आपको पता है। अ से वह तक बताया, हिंदी की लिपि बताई मैंने देवनागरी। उसी तरह से अलग अलग प्रदेश की भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी होती है, अंग्रेजी भाषा की रोमन होती है, और कश्मीरी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है ना। तो सब भाषाओं को लिखने की अपनी अलग विधि होती है, इसलिए
उसकी लिपि कहा जाता है। अब स्वर सबसे छोटी इकाई होती है ना, और स्वर स्वतंत्र ध्वनि है। स्वर स्वतंत्र ध्वनि है, कैसे अ, आ, ई, ये स्वतंत्र है, इनको बोलने के लिए इनके साथ कोई और वर्ण यूज नहीं हो रहा है। पर क, ख, ग, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हर के साथ मेरा अ आ रहा है, मतलब स्वर आ रहा है, तो व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होता है। अब इसके अलावा आपको 4 वर्ड जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है, इसको आप वर्णमाला के साथ लिखते हैं। ये चारों है संयुक्त व्यंजन। व्यंजन तो आपको पता है, जो क से हमने लिए थे ख तक, क से ख तक, ये इसमें भी है। आप मैं आज ऑनलाइन क्लास लूंगी तब ये चैप्टर आपको बताऊंगी, तब वो पढ़ाऊंगी उसमें। तो अब एक क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? संयुक्त का मतलब होता है दो से मिलकर, दो व्यंजन से मिलकर ये बना है। तो अब देखेंगे कैसा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने क के नीचे हलंत लगाया है। मैंने पहले भी बताया था कि इस हलंत का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो क प्लस क्ष, क्षत्रिय षटकोण का मिलकर बनेगा क्षत्रिय। अब आप इसको उच्चारण करके देखो, क्ष, क्ष मतलब इसमें आधा क ये क्ष मिलके, कभी भी आधा क और क्ष इस तरह से नहीं लिखते हैं। आप देखेंगे ऐसा क और एक क्ष किसी भी शब्द में कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये दोनों मिलकर हमने एक क्ष शब्द बनाया, तो ये होगा क्ष। अब इसको पढ़ेंगे तो त्र, त और र का साउंड आ रहा है, देखेंगे। अब यहाँ पर एक आधा और र है, तो ये बनेगा त्र। ज्ञ, ज्ञ, तो ये ज आधा प्लस इया, ये मिलके बनता है ज्ञ। अब एक श्र, जिसको हम श्रमिक वाला श्र बोलते हैं, ये श और र मिलके बना है आधा श। कभी भी हमको ऐसा देखने नहीं आना कि श और र आके कोई शब्द स्टार्ट होगा, नहीं होगा, वो श्रमिक होता है। अगर मुझे श्रमिक लिखना होगा तो मैं ये वाला श यूज करूंगी, ऐसा नहीं लिखूंगी श र मी, ऐसा नहीं आएगा। ये श और र आधा मिलके मेरा श्र तैयार हुआ, इससे आगे मिलके मैं इसको श्रमिक बनाऊंगी। तो अब आपको बता दिया, जब अ के बिना कोई व्यंजन आता है तब ऐसी तिरछी रेखा लगती है, जिसको हलंत बोलते हैं। ये चीजें आप पढ़ के याद रखने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि हलंत लगा मतलब वो शब्द में अ नहीं आ रहा, वो आधा शब्द है। इसी तरह स्वर व्यंजन हो गए हमारे, संयुक्त व्यंजन भी हो गए, है ना। अब मैं आपको संयुक्ताक्षर बताऊंगा। संयुक्ताक्षर अलग है, संयुक्त व्यंजन अलग है। व्यंजन हुआ, नेक्स्ट वीडियो में संयुक्ताक्षर, ठीक है। चलो, संयुक्त व्यंजन हुए, अब संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर भी दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, जिसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है। और इसमें जब मेल खाती है, जब संयुक्ताक्षर बन जाता है तब इसमें अ नहीं आता है बोलने, तो अब देखेंगे ध्यान से। जैसे हलंत लगा तो याद रखेंगे, जिसमें हलंत लगा है वो आधा है, तो क प्लस क, तो ये क बनेगा। और मक्का, अब फिर सुनेंगे मक्का, तो म में आ रहा है, पर क इस क में आ नहीं आ रहा है, सीधा का साउंड आ रहा है। उसी तरह क प्लस त बनेगा त, वो बनेगा भक्त। अब र आधा और प, तो अब र आधा कैसे लिखते हैं? र कभी भी आधा नहीं लिखा था, उसको जो भी वर्ण है उसके ऊपर उसका रफा लग जाती है, रफा लग इस तरीके से। तो सर, गर्व, इसमें र बोलने में आ रहा है पर र दिखाई नहीं दे रहा है लिखित में, क्योंकि र आधा नहीं लिखते कभी। र हमेशा र के 3 रूप है। अभी आपको मैं ये वाला रूप बता रही हूँ, नेक्स्ट में मैं दूसरा भी बताऊंगी। अब च प्लस च मतलब आधा च एक पूरा च, तो वो बनेगा बच्चा, ठीक है। अब सभी को पता है कि मात्राएं हमारी स्वरों से बनती है, इससे बनती है स्वरों से बनती है, और अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं। जैसे क, ख, सबके साथ अ आ रहा है, तो अ हमेशा बिना मात्रा के शब्द कहलाता है। अब जैसे मैंने 3 वर्ण लिए क, म और ल, तो देखो क के साथ भी आ रहा है, म के साथ भी आ रहा है और ल के साथ भी, और तीनों को सही क्रम में लिखूंगी तो मेरा शब्द बन गया कमल, ठीक है। अब उसी तरीके से आ की मात्रा होती है, जो सभी को पता है, वर्ण के आगे की तरफ आती है। जैसे ये वर्ण खड़ा है यहाँ मक्का में क, और मैंने उसके साथ आ की मात्रा उसके आगे लगाई है, ठीक। इसी तरह छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ई शब्द के पहले, बड़ी ई शब्द के बाद,
छोटा ऊ शब्द के नीचे गोल तरीके से लिखता है। मैं भी बुक में आपको ऑनलाइन क्लास पे आजकल जब भी होगा तब आपको बुक से मैं पूरा शो करके पढ़ाऊंगी। बड़ा ऊ इस तरह से शब्द के नीचे बड़ा सा लंबा निकलता हुआ लगता है। फिर ऋषि की मात्रा शब्द के नीचे लगती है ना, जिसे मैं एक का अक्षर रख करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ठीक है, अब ये समझ लो, ए की मात्रा हमेशा शब्द के ऊपर इस तरीके से बनती है। अब आई आ गया तो एक तो ये है और एक उसके सर पे ऑलरेडी है तो आई बोलते इसको, मतलब वर्ण के सिर पे दो मात्रा लगेगी। अब इसी तरह ओ, तो अब ये अ तो नहीं लगेगा, सिर्फ जो भी वर्ण के साथ लगाना है तो ये साइड में एक और सिर पर एक, ये बन गई ओ की मात्रा। और औ, इसमें से भी ये अ हट जाएगा और साइड में एक और ऊपर दो, क्योंकि यहाँ पर भी दो है। हमें इस तरीके से मात्राएं बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, उच्चारण। अब आप जानते हैं क्या, जो अह और एक विसर्ग होता है, चंद्र बिंदु होता है और एक अनुस्वार होता है। जो की बिंदी वाला आता है वो है आपका अनुस्वार। फिर हम एक इस तरीके से चंद्र बिंदु लगाते हैं, वो है चंद्र बिंदु। और एक होता है विसर्ग, जो शब्द के पीछे दो बिंदी नहीं लगाते आप, उसे विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये बुक में है, रीडिंग करना है तो फिर में आते हैं इस तरीके से। अब की बिंदी हमेशा वर्ण के ऊपर रखी है, जब उसका प्रोनाउंसिएशन आता है नेक्स्ट शब्द का तब। और चंद्र बिंदु भी यूज होता है बुक में और विसर्ग भी यूज होता है। ठीक है, अभी आज इस चैप्टर में इतना ही। लिपि और वर्ण थोड़ा बड़ा था, पर डिटेल में समझेंगे, डिटेल में सुनेंगे तो याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी पूरी हमारी यहीं से बनी है, वर्ण से, वर्णमाला से, स्वर से, व्यंजन से। तो वीडियो देखेंगे, फिर ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करें। जितने बच्चे वीडियो देख में हैं, ग्रुप में हैं, उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपका लॉस हो रहा है बेटा, उसमें भी मैं इतना ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो जो इधर मिस हो जाए वो आप उधर कवर कर लें, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नए लेसन का, नया पार्ट। तब तक के लिए घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाय।